कंट्रोल्ड डिलीवरी ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होते हैं जो बीएसएफ के निगरानी में करवाए जाते हैं, जिसमें लोकल लेवल पे स्मगलिंग की एक्टिविटी बीएसएफ के देखरेख के अंडर परमिट की जाती है। सुन के आपको बड़ा आश्चर्य लगा होगा और बड़ा सरप्राइजिंग भी लग रहा होगा, बट देयर इज़ नथिंग टू बी सरप्राइज्ड अबाउट बिकॉज दीज काइंड ऑफ ऑपरेशंस are controlled delivery operations which are often done by the security forces like the BSF. One reason why these kind of operations happen is because the BSF through these operations tries to get to know what are the bigger activities being planned on the other side. तो ये जो छोटे तस्कर होते हैं, जब ये दूसरी साइड ऑफ द बॉर्डर पे जाकर तस्करी करते हैं ड्रग्स की, आर्म्स की, तो बीएसएफ जानती है कि ये हरकतें हो रही हैं बॉर्डर पे, पर उसके बावजूद वो परमिट करती है क्योंकि ये जो तस्कर होते हैं ये कई बार दूसरे साइड से बड़ी इन्फॉर्मेशन, कुछ बड़ा ड्रग्स का कैच या बड़े आर्म्स की स्मगलिंग अगर होने वाली हो तो उसका इनपुट्स लाके बीएसएफ को देते हैं। 26 अक्टूबर 2001 की बात है कि रात को 1:30 बजे एक ऐसे ही कंट्रोल्ड डिलीवरी ऑपरेशन के एक फुट सोल्जर ने बीएसएफ के कमांडेंट को आकर गुजरात में एक इनपुट दिया कि बहुत सारा असला इंडिया आ चुका है और एक ट्रक में भरकर वो दिल्ली की तरफ रवाना किया जा रहा है, लेकिन वो ट्रक अभी हालात ही रुका हुआ है संतालपुर गुजरात में। और संतालपुर गुजरात में बीएसएफ ने ये तक इंटेलिजेंस गैदर कर ली कि एक होटल नागराज करके एक जगह है जहाँ पर वो ट्रक का ड्राइवर रात में रुका है। बीएसएफ के कमांडेंट ने तुरंत ही ये सारी इन्फॉर्मेशन आईबी के साथ शेयर करी और इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक टीम तुरंत होटल नागराज संतालपुर गुजरात के बाहर आके अपना डेरा बना के बैठ गई। होटल वालों को ये बात पता चल गई कि आसपास कुछ हरकतें हो रही हैं और होटल वालों ने चुपके से जाकर ड्राइवर को ये बात इन्फॉर्म कर दी कि कुछ ना कुछ सस्पिशियस मूवमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की हमें देखने को मिली है। जैसे ही ड्राइवर को ये बात मालूम चली, उसने एक सैटेलाइट फ़ोन का प्रयोग करके अपने हैंडलर पाकिस्तान दूसरी साइड ऑफ द बॉर्डर से संपर्क करा और संपर्क करते ही उसने रात के लगभग 4 बजे का समय था, जब आईबी की टीम जो बाहर डेरा डाल के बैठी थी थोड़ी सी ढीली हो गई थी, उसने आईबी की टीम को चकमा देते हुए तुरंत वहां से भाग निकला। अगले दिन की सुबह हुई, होटल से कोई बाहर ड्राइवर आया नहीं, गाड़ी जो थी, ट्रक जो था, उसको जब्त किया गया। ट्रक में बहुत सारा असला निकला, ड्रग्स निकले, AK-47 AK-56 राइफल्स निकली। ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर जो था, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को जब जांचा गया तो मालूम चला कि ट्रक का रजिस्ट्रेशन एक बंदा जिसका नाम यूनुस खान है, उसके नाम पर वो रजिस्टर्ड है। इसके साथ ही उस समय ट्रक के अंदर जहाँ पर ड्राइवर की सीट होती है वहाँ पर एक चिट पे एक नंबर लिखा हुआ मिला। उस नंबर पे जब आईबी की टीम ने फ़ोन किया तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी डीलर ने फ़ोन उठाया जो कि दिल्ली का था। और जब वो दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर ने फ़ोन उठाया तो आईबी वालों ने उस चीज़ को, कॉल को एक रॉन्ग नंबर कह के तुरंत काट दिया और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को इसकी इंटीमेशन दी। दिल्ली पुलिस की टीम तुरंत ही वहाँ से रवाना हुई और वो प्रॉपर्टी डीलर के दरवाजे पे पहुँची और उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से जानकारी ली कि भाई कल रात को आपको लगभग 1 बजे 1:30 बजे के समय कौन अलग अलग नंबरों से फ़ोन कर रहा था। सारा कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाला और मालूम चला कि एक अशाबुद्दीन नाम का एक बंदा जो था वो फ़ोन कर रहा था और ये बंदा, इसके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स एक तरीके से कहीं ना कहीं गुजरात के पास ही पाए गए थे और वहीं पाए गए थे जहाँ पर ये ट्रक था। तो एक बात तो कंफर्म हो गई दिल्ली पुलिस को भी कि भाई जो बंदे ने कॉल किया और जो प्रॉपर्टी डीलर को कॉल किया तो वो ट्रक से ही, तो मतलब कहीं ना कहीं वो बंदा ट्रक से एसोसिएटेड था। दिल्ली पुलिस की टीम ने ये इन्फॉर्मेशन आईबी के साथ शेयर करी। आईबी के बंदे दिल्ली आए। दिल्ली में आगे उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से इंक्वायरी करी कि भाई ये अशाबुद्दीन जिसका नंबर है, जिसने आपसे संपर्क किया, ये कौन है। तो प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि सर ये एक ऐसा बंदा है कि जिसने मेरे से अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले एक प्लॉट खरीदा था और उसने साथ में ये भी बोला कि सर ये 3 नवंबर को आके मेरे से प्लॉट के कागजात भी लेने जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस और आईबी की टीम ने तुरंत जो है बैठ के वहाँ पर इस चीज़ का मुआयना लगाया कि अगर 3 नवंबर को अशाबुद्दीन आएगा तो उसको हमें यहीं पर रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। 3 नवंबर 2001 की बात है दोस्तों। आईबी की और दिल्ली पुलिस की टीम वहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर के एकदम आसपास डेरा डाल के बैठी हुई थी। अशाबुद्दीन वहाँ पे पहुँचता है अपने दोस्त अब्दुल शोबान के साथ। अब्दुल शोबान और अशाबुद्दीन को तुरंत आईबी की और दिल्ली पुलिस की टीम नैब कर लेती है। उनको पकड़ के एक तरीके से इंटरोगेशन सेंटर में ले जाया जाता है। उनसे ट्रक के बारे में जानकारी ली जाती है और क्योंकि जैसे कि हमने देखा था कि ट्रक का रजिस्ट्रेशन जो है एक यूनुस खान के नाम पर रजिस्टर्ड था, तो अशाबुद्दीन से ये भी पूछा जाता है कि भाई क्या आप यूनुस खान को जानते हैं। तो अशाबुद्दीन ने बोला कि जी मैं बिल्कुल जानता हूँ,
और यूनुस खान भी उसी दिन हमारे साथ ट्रक में थे। तो एक बात ये भी तय हो गई कि जो ट्रक ड्राइवर भागा था उसका नाम था यूनुस खान। तो ये बात जब मालूम चली तो उस समय दोस्तों ये हुआ कि अशाबुद्दीन ने ये तक बताया कि यूनुस खान इस समय अलवर में अपने घर में छिपा होगा। जब उसने ये इन्फॉर्मेशन आईबी को दी तो आईबी ने तुरंत राजस्थान पुलिस को संपर्क किया। एक राजस्थान पुलिस की टीम और आईबी की टीम गई अलवर, और अलवर जाके उन्होंने एक तरीके से यूनुस खान के ऊपर मैनहंट लॉन्च करके उसको विदिन 2 to 3 डेज अरेस्ट कर लिया। तो दोस्तों अब आईबी के पास यूनुस खान जो ड्राइवर था, अशाबुद्दीन जो उस समय ट्रक में था, और उसके बाद जिसने ये प्लॉट खरीदा था और प्रॉपर्टी डीलर को संपर्क करने की कोशिश कर रहा था वो, और इनका दोस्त अब्दुल शुबान, ये तीनों आईबी के संपर्क में आ चुके थे और तीनों आईबी के कंट्रोल में थे। आईबी ने इन तीनों की इंटेरोगेशन करी और इनसे पूछा कि भैया आप लोग काम किसके लिए करते हैं, और ये सारा इतना असला जो है, ड्रग जो है, ये आया कहाँ से। तो उस समय यूनुस खान जो इन दोनों के लीडर थे, उन्होंने ये बात बोली कि सर हम तो देखिए हम सेवक हैं, हम तो काम करते हैं, और हम काम करते हैं एक आकिब अली करके एक बंदा है उसके लिए। अब ये आकिब अली एक नया एक कैरेक्टर आ गया यहाँ पर स्टोरी में। तो आईबी की टीम ने ये पता किया कि भाई आकिब अली कौन है और कहाँ मिलेगा। तो यूनुस खान ने बोला कि सर ये आकिब अली जो है ये अभी अपनी गर्लफ्रेंड को भोपाल में मिलने गया है, इसके पास एक सेंट्रो गाड़ी है, उस सेंट्रो गाड़ी का नंबर तक दिया गया, और साथ में ये तक बताया गया कि ये अभी अपनी गर्लफ्रेंड हुमायरा फिरदौस को मिलने भोपाल में है, और हुमायरा फिरदौस जो है भोपाल में घोड़ा निकास इलाके में रहती है। आईबी की एक टीम ने मध्य प्रदेश पुलिस को संपर्क किया और मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने घोड़ा निकास रीजन में एक ऑपरेशन घोड़ा चलाया, और इस छोटे से ऑपरेशन घोड़ा में जो यूनुस खान ने सेंट्रो की डिटेल्स दी थी, उन डिटेल्स के बेसिस पे आकिब अली को पकड़ लिया। आकिब अली को पकड़ने के बाद यूनुस खान के साथ आईबी की टीम उनको दिल्ली लेके आती है, उनका इंटेरोगेशन करती है, और यूनुस खान और आकिब अली से पूछती है कि भाई ये इतना सारा ड्रग्स, AK-47, AK-56 ग्रेनेड्स कहाँ से आए, आप किसके लिए काम करते हैं। तो उस समय आकिब अली ने बोला कि सर देखिए हम तो जो है काम करते हैं आसिफ रज़ा खान की। अब दोस्तों ये आसिफ रज़ा खान कौन है? आसिफ रज़ा खान दोस्तों एक कलकत्ता का एक हवाला डीलर था, एक वहाँ का लोकल गैंगस्टर था, और ये हवाला डीलर जो है 1994 में दिल्ली पुलिस ने इसको चांदनी चौक इलाके में हवाला के ट्रांजैक्शन करते दौरान इसको पकड़ा था। और जब आकिब अली खान ने ये बात बताई कि भाई मैं तो आसिफ रज़ा खान के लिए काम करता हूँ, तभी आईबी की टीम को ये मालूम चला कि आसिफ रज़ा खान तो वही है जिसको दिल्ली पुलिस ने चांदनी चौक में हवाला के ट्रांजैक्शन में पकड़ा था, और ये अभी दिल्ली पुलिस की निगरानी में है। तो आईबी के अधिकारियों ने तुरंत दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से संपर्क करके आसिफ रज़ा खान से एक तरीके से इंटेरोगेशन की मांग करी। इंटेरोगेशन अप्रूव हुई, और जब आसिफ रज़ा खान के सामने आकिब अली को और यूनुस खान को ले जाया गया तो आसिफ रज़ा खान तुरंत उनको दोनों को पहचान लिया, और आसिफ रज़ा खान ने फिर ये बात अग्री करके एक्सेप्ट किया कि हाँ ये दोनों सिर्फ मेरे लिए ही नहीं काम करते, बल्कि हाँ ये दोनों मेरे लिए काम करते हैं, और मैं भी एक अपने सुपीरियर के लिए काम करता हूँ। और उसने बताया कि मैं जिस सुपीरियर के लिए काम करता हूँ उसका नाम है आफ्ताब अंसारी। अब आप एक चीज़ देखिए दोस्तों कि कैसे एक चेन बनती जा रही है। यहाँ पर आकिब अली और यूनुस खान ने बोला कि हम काम करते हैं आसिफ रज़ा खान की। आसिफ रज़ा खान ने बोला कि ये दोनों मेरे लिए काम करते हैं और मैं काम करता हूँ आफ्ताब अंसारी के लिए। अभी आफ्ताब अंसारी कौन है दोस्तों? आफ्ताब अंसारी एक बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर है। इसका बर्थ होता है 1968 में लल्लापुरा में, बनारस में। ये एक ऐसा बच्चा है जिसके पिता का देहांत बचपन में हो जाता है। इसकी 3 बहनें हैं, एक भाई था। इसकी माताजी जो थी आफ्ताब अंसारी की, उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके, पैसा जोड़ के एक तरीके से आफ्ताब अंसारी को पढ़ाया लिखाया। आश्चर्यजनक बात है दोस्तों कि आफ्ताब अंसारी बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ा। वहाँ से उसने जर्नलिज्म का एक कोर्स किया, और जर्नलिज्म का कोर्स करने के बाद एक लोकल बनारस के जर्नलिस्ट हाउस के साथ काम भी किया चंद महीने, पर वो ज़्यादा समय काम नहीं कर पाया क्योंकि आफ्ताब अंसारी वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू द क्राइम वर्ल्ड, एंड क्योंकि वो क्राइम वर्ल्ड में बड़ा अट्रैक्टेड था तो इस करके उसने जो है जर्नलिज्म की नौकरी छोड़ी। और ये नौकरी छोड़ने के बाद उसने बनारस के ही एक गैंगस्टर और जो उस समय के बड़े फेमस डॉन दिनेश ठाकुर का हाथ जोड़ लिया। दिनेश ठाकुर और आफ्ताब अंसारी के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती बन गई।
और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन दोनों का बॉन्ड भी बड़ा स्ट्रेंथन हुआ। दिनेश ठाकुर एक हवाला ट्रांजैक्शन का काम करता था, एक्सटॉर्शनिस्ट था, एक्सटॉर्शन करके पैसे इकट्ठे करता था। और दिनेश जो है एक तरीके से उसकी नज़र एक दिल्ली के बिजनेसमैन गिरीश अरोड़ा के ऊपर थी। गिरीश अरोड़ा एक दिल्ली में लोकल बिजनेसमैन था। चंद दिनों में बहुत ही उसने कम समय में मेहनत करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई व्यापारी के पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो गैंगस्टर की नज़रों में आप आ ही जाते। तो दिनेश ठाकुर बहुत समय से चाह रहा था कि भाई किसी तरीके से मैं पैसा एक्सटॉर्शन से लूँ, और वो भी लूँ तो गिरीश अरोड़ा से। उसने गिरीश अरोड़ा को फ़ोन कर करके तंग किया, धमकियाँ दी। गिरीश अरोड़ा ने भी जाकर एक दिन दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट कर दी। गिरीश अरोड़ा ने बोला कि भाई मुझे कोई दिनेश ठाकुर बंदे के नाम के फ़ोन आते हैं, ये गैंगस्टर है और मुझे बार बार बोलता है कि मुझे 2 लाख रुपए रकम चाहिए आपसे। दोस्तों 94-95 की बात है ये। 2 लाख रुपए उस समय एक बहुत बड़ी रकम होती थी। दिल्ली पुलिस ने गिरीश अरोड़ा को एडवाइस किया कि आप दिनेश ठाकुर को बोलिए कि 2 लाख रुपए लेने के लिए आप आ जाइए या किसी बंदे को भेज दीजिए, और जिस दिन वो आएगा हम उसको ट्रैप करके अरेस्ट कर लेंगे। गिरीश अरोड़ा ने जब नेक्स्ट टाइम फ़ोन आया दिनेश ठाकुर का, तो उसने एक स्पेसिफिक डेट दे दी और जगह बता दी दिल्ली में कि ठीक है आप अपना बंदा भेज दीजिएगा, आप बंदा भेजेंगे हम उसको पैसा दे दें। दिनेश ठाकुर ने आफ्ताब अंसारी को दिल्ली भेजा, और 1995 में जब दिल्ली आफ्ताब अंसारी आया, आफ्ताब अंसारी आके गिरीश अरोड़ा के यहाँ पर गया और उसने उससे 2 लाख रुपए रकम ली। और जैसे ही उसने रकम उठाई, उसी समय दिल्ली पुलिस के एक ऑपरेशन के तहत दिल्ली पुलिस ने एक तरीके से आफ्ताब अंसारी को अरेस्ट कर लिया। आफ्ताब अंसारी को अरेस्ट करके तिहाड़ जेल ले जाया गया। अभी हमने बात करी थी आसिफ रज़ा खान की। आसिफ रज़ा खान जो है एक तरीके से वो भी कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल में ही था, और साथ ही में एक तरीके से अगर हम देखें तो अब आफ्ताब अंसारी को भी तिहाड़ जेल ले जाया गया। तो तिहाड़ जेल में आफ्ताब अंसारी, तिहाड़ जेल में आसिफ रज़ा खान, इन दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। और इन दोनों की दोस्ती के साथ साथ क्या हुआ दोस्तों कि 1995 में आसिफ रज़ा खान और आफ्ताब अंसारी का एक नया दोस्त बना, और ये नए दोस्त का नाम था उमर शेख। उमर शेख को 1995 में अरेस्ट करके कश्मीर से दिल्ली लाया गया था। उमर शेख एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट, जो कि अल-कायदा और हरकतुल अंसार और हरकतुल मुजाहिदीन जैसे टेररिस्ट संगठनों के साथ जुड़ा हुआ था और उनके लिए पैसा लेके काम करता था। उमर शेख ने 1994 में इजराइल के टूरिस्ट्स को कश्मीर में अबडक्ट किया था और उनसे रैंसम मनी मांगी थी। इस केस में JNK पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था। इसके बाद उसको इंटेरोगेट करने के लिए IB की एक टीम ने तिहाड़ जेल में उसको रखा हुआ था। तो तिहाड़ जेल में 1995 में जब वो आया उमर शेख, तो उस समय आफ्ताब अंसारी, आसिफ रज़ा खान उसके बड़े गहरे दोस्त बन गए वहाँ पर, क्योंकि सेम प्रिजन सेल में ये लोग सब रहते थे। और 1995 में उमर शेख के आने के तुरंत बाद ही, लगभग 2 हफ्ते के समय के बाद, तिहाड़ जेल में उसी जगह पर एक कश्मीर में पकड़ा गया मिलिटेंट, उसको भी तिहाड़ जेल लाया गया इंटेरोगेशन में करने के लिए IB के तरफ से, और उसका नाम था मौलाना मसूद अजहर। मौलाना मसूद अजहर इंडिया में 1994 में पोर्चुगल पासपोर्ट, एक फ़ेक पासपोर्ट बना के आया था, और ये फ़ेक पासपोर्ट उसको ISI ने बना के दिया था। वो इंडिया आया था हरकतुल अंसार टेररिस्ट ग्रुप को जोड़ने के लिए, और अनंतनाग में एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑपरेशन के तहत उसको एक ऑटो में पकड़ा गया। पहले तो काफ़ी समय 94 से लेके लगभग 95 तक मिलिट्री इंटेलिजेंस ही मसूद अजहर को इंटेरोगेट करती रही, पर मसूद अजहर को फिर IB ने भी जब इंटेरोगेट करने की रिक्वेस्ट डाली तो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उसको एक तरीके से रिलीज़ कर दिया, और रिलीज़ करके उसको जो है तिहाड़ जेल भेजा। तो अब तिहाड़ जेल में आसिफ रज़ा खान, आफ्ताब अंसारी, उमर शेख, मसूद अजहर, इन चारों की एक महफिल रचने लग गई। इन चारों ने अपने संबंध अच्छे करे। इन चारों को एक तरीके से एकजुट होके इन्होंने भारत के खिलाफ बहुत सारी प्लानिंग्स करी। 1998 का समय आया दोस्तों। 1998 के ईयर में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि आफ्ताब अंसारी और आसिफ रज़ा खान को एक तरीके से प्रिजन से रिहा कर दिया गया, उनके चार्जेस से उनको बरी कर दिया गया।
उनके जो कोर्ट केसेस थे उनके तहत उनको रिलीज़ किया। जैसे ही आफ्ताब अंसारी रिलीज़ हुआ और आसिफ रज़ा खान रिलीज़ हुआ, आफ्ताब अंसारी और आसिफ रज़ा खान ने एक गेम प्लान रचा। और गेम प्लान ये था कि आफ्ताब अंसारी ने बोला कि आसिफ, मैं तो जा रहा हूँ दुबई, मेरे बिहाफ पे तुम रहोगे इंडिया में और तुम यहाँ पर संपर्क करोगे मेरे 2 दोस्तों से। आसिफ रज़ा खान ने कहा कि यार तुम्हारे 2 दोस्त थे, तुमने मेरे को कभी बताया नहीं। तो बोला अब समय है मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और मेरा एक सबसे पहला दोस्त है एक क्रिमिनल जिसका नाम है हरप्रीत सिंह हैप्पी, और दूसरा है बबलू श्रीवास्तव। बबलू श्रीवास्तव की अपनी गैंग चलती थी, हरप्रीत सिंह हैप्पी की अपनी गैंग चलती थी, और ये दोनों एक तरीके से आफ्ताब अंसारी के बड़े अच्छे दोस्त थे। और आफ्ताब अंसारी ने आसिफ रज़ा खान को बोला कि तुम अब जो है बबलू श्रीवास्तव और साथ में हरप्रीत सिंह हैप्पी के साथ काम करोगे, और इन दोनों के साथ काम करते हुए हवाला करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके मुझे भेजोगे, और मैं तुम्हें ऑपरेशंस के लिए गाइड करूंगा और तुम्हें कमीशन भी दूंगा। तो आसिफ ने पूछा कि भाई लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, आफ्ताब अंसारी ने, कि भाई मैं चला दुबई, मैं वहाँ पर एक बेस बनाऊंगा और फिर तुम्हें वहाँ पर बुला लूँगा। 1998 में ये दोनों ने गेम प्लान रचा। आफ्ताब अंसारी निकल गया दुबई और साथ ही में आसिफ रज़ा खान को डिप्यूट कर गया अपने बिहाफ पे इंडिया में, जो कि बबलू श्रीवास्तव और एक तरीके से हरप्रीत सिंह हैप्पी की गैंग के साथ काम करने लग गया। 1999 में ISI ऑफ पाकिस्तान ने एक तरीके से एक षड्यंत्र रचा और IC-814 को हाईजैक किया, उसको कंधार लेके गए। और कंधार जब लेके गए तो उन्होंने जो पैसेंजर्स थे उनके रिलीज़ के लिए मौलाना मसूद अज़हर और उमर शेख की रिहाई मांगी। तो अब आप समझ पा रहे होंगे, उमर शेख और मौलाना मसूद अज़हर, इन दोनों की रिहाई मांगी, जो कि भारत सरकार ने उस समय पैसेंजर्स को रिलीज़ कराने के लिए इनको रिहा करवाया। मौलाना मसूद अज़हर तुरंत पाकिस्तान गया और उसने जाकर वहाँ पर जैश ए मोहम्मद का गठन शुरू कर दिया। 2000 से जनवरी 2000 से जैश ए मोहम्मद का क्रिएशन स्टार्ट हुआ। उमर शेख पहले कंधार से गया पाकिस्तान, पाकिस्तान से गया दुबई, और दुबई जाके वो मिला अपने दोस्त आफ्ताब अंसारी से। 2000 मार्च की बात है दोस्तों, कि उस समय उमर शेख और आफ्ताब अंसारी दोनों जो दुबई में थे, उन्होंने आसिफ रज़ा खान को दुबई बुलाया। आसिफ रज़ा खान जो एक तरीके से इनके ऑपरेशन इंडिया में संभाल रहा था, बबलू श्रीवास्तव गैंग, हरप्रीत सिंह हैप्पी गैंग के साथ लगा हुआ था, वो गया इनके साथ ऑल द वे इनको मिलने दुबई। आसिफ रज़ा खान जब गया दुबई और मिला आफ्ताब अंसारी और उमर शेख से, तो उन दोनों ने मिलकर, आफ्ताब अंसारी और उमर शेख ने आसिफ रज़ा खान को बोला कि अब आप हमारे साथ चलो पाकिस्तान। ये तीनों आए पाकिस्तान, और ये तीनों पाकिस्तान आके सबसे पहले गए बावलपुर। बावलपुर में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर था। वहाँ पर उमर शेख ने, आफ्ताब अंसारी ने आसिफ रज़ा खान को मिलवाया लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज़ सईद से। अलकायदा के जो डिप्यूटी लीडर थे मोहम्मद अट्टा, और लश्कर तैयबा के जो इंडिया कमांडर थे आज़म चीमा, इनसे मुलाकात करवाई। आसिफ रज़ा खान को ये बात लगी कि भाई मैं तो एक छोटा सा आदमी, यहाँ पर मैं मिल रहा हूँ अलकायदा के नंबर 2 मोहम्मद अट्टा से, यहाँ पर मैं मिल रहा हूँ हाफिज़ सईद लश्कर चीफ से, यहाँ पर मैं मिल रहा हूँ लश्कर के इंडिया कमांडर आज़म चीमा से। तो उसको इन सारे लोगों ने मिलकर ये बात बोली कि देखो भाई आसिफ, तुम हमारे ख़ास आदमी हो इंडिया में, तुम्हें जाके अब बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है, और ये सारा पैसा हमें भेजना है, बिकॉज़ अगले साल यानी कि 2001 में हम बहुत बड़ी चीज़ प्लान करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़। आसिफ रज़ा खान को कुछ समझ नहीं आया कि ऐसी बड़ी चीज़ क्या होगी, पर वो वहाँ पर रहा, इनकी बातों में आया। साथ ही में आसिफ रज़ा खान को काफ़ी सारी ट्रेनिंग दी गई लश्कर के कैंप्स में, और इन लश्कर के कैंप्स में ट्रेनिंग के बाद उसको फाइनली वापस इंडिया भेजा गया दुबई के रूट से। जब आसिफ रज़ा खान इंडिया वापस आया, लगभग 2000 दिसंबर हो चुका था, 2001 आने वाला था। 2001 में आसिफ रज़ा खान ने अच्छी ट्रेनिंग के साथ बड़े इंटेंस ऑपरेशन स्टार्ट किए, और इन इंटेंस ऑपरेशंस के तहत उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
उसको नहीं मालूम था कि ये पैसा कहाँ यूटिलाइज होने जा रहा है, बट उसको ये मालूम था कि कुछ बहुत बड़ा 2001 में होने वाला है। दोस्तों, इसी दौरान 2001 की बात है कि 2001 में आसिफ रज़ा खान ने बंगाल में कलकत्ता में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, जिसका एक बहुत बड़ी कंपनी थी खादिम शूज़ करके, उसके ओनर पार्था रॉय बर्मन को अबडक्ट किया। खादिम शूज़ कंपनी दोस्तों एक बड़ी पॉपुलर कंपनी थी कलकत्ता की, और उसके ओनर पार्था रॉय बर्मन को अबडक्ट करना एक बहुत बड़ा इंडिया में सेंसेशनल इवेंट हो गया। आसिफ रज़ा खान ने रिहाई के लिए 4 करोड़ रुपए की फिरौती की रकम रखी, और एक तरीके से पार्था रॉय बर्मन की जो फैमिली थी उसने 4 करोड़ रुपया प्रोवाइड किया आसिफ रज़ा खान को, और आसिफ रज़ा खान ने बिना किसी चोट के पार्था रॉय बर्मन को रिलीज़ किया। पर अब आप सोचिए कि आसिफ रज़ा खान के पास थे 4 करोड़ रुपए। ये 4 करोड़ रुपए आसिफ रज़ा खान ने हवाला के थ्रू पहुँचाए उमर शेख के पास पाकिस्तान में। उमर शेख ने ये पैसा दिया मोहम्मद अट्टा को, जो अलकायदा का नंबर 2 लीडर था, और ये 4 करोड़ रुपया मोहम्मद अट्टा ने उस फंड में डाला जिस फंड से चंद महीने के बाद 2001 में प्लान किया गया 9/11। तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड द इंडियन कनेक्शन टू 9/11, दैट मनी वॉज रेज्ड फ्रॉम इंडिया एंड इट वॉज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ 9/11। जब 9/11 हुआ, इसके बाद उसी मोमेंटम को पकड़ते हुए 2001 में भारत की पार्लियामेंट पे भी अटैक हुआ। जब भारत की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो एक चीज़ तो तय हो गई कि उस समय भी ये बात पता चल गई कि हवाला का पैसा इन्वॉल्व है, और हवाला के जितने भी बड़े बड़े ये नाम थे, जिसमें आसिफ रज़ा खान तो एक बहुत बड़ा हवाला एजेंट था ही, उसको आईबी ने तुरंत दिसंबर में पार्लियामेंट अटैक के बाद तुरंत फिर से पकड़ लिया। जब इसको पकड़ लिया 2001 दिसंबर में, तो आसिफ रज़ा खान उस समय राजकोट गुजरात में था जहाँ पर ये पकड़ा गया। और जब आईबी की टीम ने इसको पकड़ा तो दोस्तों सरप्राइजिंग बात है कि आसिफ रज़ा खान उस समय आईबी के टीम के पकड़ में आने के बाद भागने की कोशिश करता पाया गया, और उसने जैसे ही भागने की कोशिश की, उस भागने की कोशिश के दौरान आईबी ने उसको शूट किया, और 2001 के एंड में आसिफ रज़ा खान की डेथ हो गई। जब आसिफ रज़ा खान की डेथ हुई तो ये न्यूज़ पहुंची मोहम्मद अट्टा तक, जो अलकायदा के नंबर 2 लीडर थे। ये न्यूज़ पहुंची लश्कर ए तैयबा के चीफ तक, हाफिज़ सईद, लश्कर ए तैयबा इंडियन कमांडर आज़म चीमा, उमर शेख और आफ्ताब अंसारी। इन सारे लोगों ने मिलकर आसिफ रज़ा खान के भाई आमिर रज़ा खान को बोला कि घबराओ मत, हम तुम्हारे भाई की मौत का बदला लेंगे। और 2001 में उसकी मौत का बदला लेने के लिए मोहम्मद अट्टा, अलकायदा नंबर 2, आज़म चीमा, लश्कर ए तैयबा कमांडर इंडिया, हाफिज़ सईद, लश्कर ए तैयबा चीफ, आफ्ताब अंसारी, उमर शेख, इन्होंने मदद करी आमिर रज़ा खान की, और एक बॉडी बनाई जिसका नाम था आसिफ रज़ा कमांडो फोर्स। आसिफ रज़ा कमांडो फोर्स was finally created with the objective of taking a revenge for the death of आसिफ रज़ा खान and bleed India internally। और आसिफ रज़ा कमांडो फोर्स को पूरा सपोर्ट दिया गया ऑपरेशंस करने के लिए, और सिर्फ ऑपरेशंस ही नहीं बल्कि उसको ये तक बोला गया कि जहाँ जहाँ पर आपको हम बोलेंगे आपको वहाँ वहाँ टारगेट करना है। तो आसिफ रज़ा खान के मरने के बाद आमिर रज़ा खान, उसके भाई ने आसिफ रज़ा कमांडो फोर्स का पूरा एक तरीके से लीडरशिप को संभाला। दोस्तों 9/11 हुआ, उसके बाद दिसंबर 2001 में भारत की पार्लियामेंट पे भी अटैक हुआ। इसके बाद लगभग जनवरी 2002 की बात है, रॉबर्ट म्यूलर, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चीफ जो थे यूएस के, वो इंडिया आए। और जब वो इंडिया आए तो मोहम्मद अट्टा और हाफिज़ सईद और आज़म चीमा ने मिल के आमिर रज़ा खान को बोला, जो कि आसिफ रज़ा कमांडो फोर्स के लीडर थे, उसको बोला कि आप
रॉबर्ट म्यूलर के विजिट के दौरान जब वो इंडिया में दिल्ली में मिल रहा होगा गृह मंत्री प्रधानमंत्री को, तो आप उस समय एक काम कीजिएगा जो उसने किया। इन्होंने उसको आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड किए और आसिफ रज़ा कमांडो फोर्स के हेड आमिर रज़ा खान ने रॉबर्ट म्यूलर जिस समय इंडिया में थे, जिस समय वो प्रधानमंत्री के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मीटिंग में बैठे थे, उस समय आसिफ रज़ा कमांडो फोर्स ने कलकत्ता में अमेरिकन सेंटर के बाहर ग्रेनेड गिरा दिए। ये ग्रेनेड गिराने से उन्होंने अमेरिका को एक मैसेज देने की कोशिश करी कि देखिए हम आपको देख लेंगे, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। भारत के लिए बड़ी शर्मिंदनाक चीज़ थी, क्योंकि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चीफ इंडिया आए हुए हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं और यहाँ पर यूएस का ही एक एसेट अटैक हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय अमरजीत सिंह दुलात जो रॉ के चीफ थे उनको फ़ोन करके बुलाया। उनको बोला कि भाई मुझे नहीं पता कि ये बंदा कौन है और क्या किसने ये हरकत की है, पर जिसने भी ये हरकत की है आप इसको पकड़िए और इसके लिंक को तोड़िए। पहली बार जब रॉ को इन्वॉल्व किया गया ऑपरेशन में, रॉ ने आईबी से पूछा कि भाई बताइए आपके पास कोई इनपुट, तो आईबी ने बोला कि भाई ये तो आसिफ रज़ा कमांडो फोर्स का हेड है, आमिर रज़ा खान जो है उसने किया है। आईबी ने आमिर रज़ा खान को उठाया, आमिर रज़ा खान से पूछा कि भाई बता तेरे को ये प्लानिंग किसने करवाई, तो आमिर रज़ा खान ने बोला कि भाई प्लानिंग तो पूरी जो है वो करवाई मुझे आफ्ताब अंसारी ने, और पैसा दिया मुझे सारा मोहम्मद अट्टा, आज़म चीमा और हाफिज़ सईद ने। अब आफ्ताब अंसारी तो छुपा हुआ था दुबई में। जब रॉ को ये बात बताई गई तो रॉ के जो चीफ थे अमरजीत सिंह दुलात वो गए प्रधानमंत्री वाजपेयी को मिलने। उन्होंने कहा कि सर ये आफ्ताब अंसारी है। वाजपेयी जी ने कहा कि देखो भैया हमें नहीं पता, हमें नहीं सुनना कौन क्या है, जिसने ये हरकत की है सजा का भुगतान करना होगा उसको आप पकड़ के लेके आइए भारत। रॉ ने तुरंत अपने दुबई में सारे सेल्स को एक्टिवेट कर दिया। उस समय इंडिया के एम्बेसडर जो दुबई में थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, वो थे एम्बेसडर केसी सिंह। आपने एम्बेसडर केसी सिंह का नाम सुना होगा दोस्तों, उनके आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू न्यूज़पेपर में कभी कभी आईआर के ऊपर आते रहते हैं। ये वही एम्बेसडर केसी सिंह हैं जो उस समय इंडिया के एम्बेसडर थे और ये उस समय दुबई में थे और इनका निजी संबंध दुबई की रॉयल फैमिली से बहुत अच्छा था। तो एम्बेसडर केसी सिंह के ऊपर जब रॉ ने फ़ोन किया उनको कि भाई हमें तो आफ्ताब अंसारी को पकड़ना है, आपकी मदद चाहिए होगी, तो एम्बेसडर केसी सिंह ने उस समय रॉयल फैमिली ऑफ दुबई को फ़ोन करा, अपने निजी संबंधों का एडवांटेज लिया और दुबई की इंटेलिजेंस एजेंसी और रॉ को कनेक्ट करवाया। 5 फरवरी 2002 रॉ ने आफ्ताब अंसारी को दुबई में पकड़ लिया और जब उसको पकड़ा उस समय उसके पास एक पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद हुआ और उस पाकिस्तानी पासपोर्ट का नंबर J8742412 जो कि ISI ने उसको दिया हुआ था वो बरामद किया। और जब उसको पकड़ा तो ये बात वाजपेयी जी को बताई गई। वाजपेयी जी ने क्लियरेंस दी। रॉ का एक स्पेशल एयरक्राफ्ट उड़ के दिल्ली से गया दुबई और वहाँ से आफ्ताब अंसारी को पकड़ के इंडिया लेके आए और इंडिया में उसके बाद उसके ऊपर अलग अलग किस्म के चार्जेस लगे। तो दोस्तों आप खुद सोचिए कि एक छोटा सा ऑपरेशन जो गुजरात के एक स्लीपी टाउन से स्टार्ट हुआ और वो भी एक होटल नागराज के बाहर शुरुआत हुई इस ऑपरेशन के लिंक्स किस तरीके से 9/11 तक पहुँचे।